हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 21 प्रॉब्लम है। अभी तक हमने कैडेंस एल्गोरिदम का वेरिएशन देख रहे थे और हमने देखा कि कैसे कैसे कैडेंस एल्गोरिदम को चेंज करते हैं। मॉडिफाइड कैडेंस एल्गोरिदम भी देखा। उसके बाद मैंने बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक 1 एंड 2 भी कराया, ठीक है। उन दोनों में क्या सिमिलरिटी था वो भी बताया, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स करने के बाद अब ऐसा माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड प्रॉब्लम है, बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक थर्ड, जो आपको दिख रहा होगा, हार्ड टेक का प्रॉब्लम है, पर मैं ऐसे कराऊंगा कि बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। और देखो, मैंने जैसे कि जब मैं बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक 2 वाला क्वेश्चन करा रहा था, उस टाइम भी कहा था कि ये सब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पर मैं तुम्हें वो सॉल्यूशंस लाके दे रहा हूँ जो कि एक बिगिनर समझ सके, क्योंकि ये सीरीज किन के लिए है? बिगिनर्स के लिए है, तो उनको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले जो एक बात हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर एक बिगिनर हो आप और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसे मत करो, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। हम क्या कर रहे हैं, एक एक वेरिएशन को कवर कर रहे हैं, फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं, ताकि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो सके और जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको डर ना लगे, एटलीस्ट आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओ, ठीक है। तो बेहतर यही रहेगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, या फिर सब एरे विद जीरो सम पार्ट 1 से देख सकते हो, ठीक है, ताकि सब एरेज एटलीस्ट तुम्हारा कवर रहे। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे ये सिमिलर है पिछले वालों से, क्या डिफरेंट है, हम यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ देखेंगे अभी, ठीक है। हार्ड टैग का प्रॉब्लम है, कह रहा है यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ईयर डे, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, you may complete at most 2 transactions. Note, you may not engage in multiple transactions simultaneously. That is, you must sell the stock before you buy again. Okay. अब देखो, इन लोगों को देखो, बात ये है ना कि इस प्रॉब्लम को ना पिछले वाले से रिलेट करके मत देखो। हाँ, बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक 2 जो था ना, और ये जो है, अगर तुमने मतलब सेम लेकर के, मतलब जैसे मैं अभी कवर करता हूँ हर क्वेश्चन के बाद वेरिएशंस कवर करता हूँ, 1 कराया तो फिर उसके बेसिस पे 2 कैसे कनेक्ट है, तो उस तरीके से करा रहा हूँ। पर इस वाले प्रॉब्लम को ना 2 वाले से कनेक्ट करे बिना कराऊंगा, ठीक है। उससे कनेक्ट करके मत देखना। तुम सोचोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ बात को। देखो, इन लोगों ने नेम यहाँ पे रख रखा है, नेम यहाँ पे रख रखा है कि बेस्ट टाइम टू बाइंड सेल स्टॉक, और इसलिए देखो जब क्वेश्चन में इन्होंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या बाय करना है सेल करना है, क्योंकि वो बाय सेल वाला तो 1-2 से चलता हुआ ही आ रहा है। तो उन सब स्टेटमेंट्स को हटाने के लिए इन्होंने डायरेक्ट नेम रख दिया है। तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए कि प्राइजेस आई में स्टॉक्स के साथ ही खेलना है, बाय और सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक नेम दे रखा है। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, कई लोग करते हैं, वो वेरिएशन भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। पर मैं जो कराऊंगा ना तुम्हें, मैं वेरिएशन से रिलेट करके नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वेरिएशन से रिलेट करके कराया ना तो वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। वो भी करा जा सकता है, क्योंकि देखो इसके वेरिएशंस में क्या है ना कि पहले में 1 ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर 2 ट्रांजेक्शन, फिर 3 ट्रांजेक्शन, इस तरीके से कर करके ना हमें ना के ट्रांजेक्शंस के साथ खेलना होता है, ठीक है। इन चारों प्रॉब्लम्स में मीन्स अलग अलग नंबर के ट्रांजेक्शन्स हमें अलाउड हैं चारों प्रॉब्लम में। ट्रांजेक्शन्स की बेसिस पे अगर तुम बात करोगे तो अलग अलग तरीके से बात कर रखा है। ध्यान से अगर तुमने डीप लेवल पे समझा होगा उन चीज़ों को, और अगर तुम्हें मीन्स तुम्हें डीएसए आता है और तुम उस तरीके से समझ पाते हो, तो उसको वेरिएशन देखा जा सकता है उन चारों का। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि उन दोनों को जैसे समझाया है ना मैंने, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 1 एंड 2, उनको वैसे ही समझो, उनको वैसे ही समझो। हम क्या, वो दोनों को तुम एक टाइप का देखो, इसको अलग देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उससे लेके करा इसको, उससे लेकर के करा इसको, तो यहाँ पे मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अभी मैं यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करवाऊं। कहोगे क्यों, क्यों बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने से क्या हो जाएगा? मैं, क्योंकि ये देखो, ये जो सीरीज है बिगिनर्स के लिए, अगर उन्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो भी उन्हें अगर क्वेश्चन करना आ जाए तो वो बेहतर है मेरे हिसाब से। मैं तुम्हें जब लॉजिक वो ला करके दे रहा हूँ जो बहुत ईजी है समझने के लिए और दूसरों को भी समझाने के लिए,
तो वही तो एक इंटरव्यूअर को चाहिए ना। उससे जब ये प्रॉब्लम बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के भी सॉल्व हो सकता है, तो फिर क्यों ना कर लें, क्यों ना कर लें। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो अभी देखना कैसे करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम को। प्राइसेस दे रखा है, अरे एग्जाम्पल उनमें दिख रहा होगा, और आउटपुट दे रखा है 6, ठीक है। मीन्स देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बाय ऑन डे 4, डे 4 को बाय किया, प्राइस था 0, और सेल किया डे 6 को, प्राइस था तुम्हारा प्राइस 3, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 का, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने दूसरा ट्रांजेक्शन कब किया, डे 7 को, प्राइस 1 था, सेल किया डे 8 को, प्राइस 4 था, तो प्रॉफिट हुआ 3। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 6 का, तो आउटपुट 6 है हमारा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है, दो ही चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए उन्होंने बस उसी को मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर कि यू में कंप्लीट एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शन, सिर्फ तुम 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करके देना है। तुम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में एक साथ नहीं इन्वॉल्व हो सकते, ये बात मैं पहले भी देख चुके हैं पिछले प्रॉब्लम्स में। तो उससे भी तुम अगर वो चीजें भी मिलाओगे तो तुम एक बार को कह पाओगे कि ये उसी का वेरिएशन है। ये मैं कह चुका हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बाय किया फिर बाय किया, वहां पे ऐसे करके दिया हुआ था ना कि एटमोस्ट 1 स्टॉक को होल्ड करो, इस तरीके की चीजें दे रखी थी। बात वही है, कहने का यही है कि तुम एक साथ ऐसा नहीं कर सकते, बाय किया फिर सेल कर रहे हैं, ठीक है। देखो इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल में, अभी दिखाता हूं तुम्हें, सेकेंड एग्जाम्पल में इसका जिक्र भी किया है। देखो 1 2 3 4 5 है, बाय ऑन डे 1 प्राइस 1 था, सेल ऑन डे 5, तो प्रॉफिट हुआ 4 का, ठीक है। इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, नोट दैट यू कैन नॉट बाय ऑन डे 1, बाय ऑन डे 2 एंड सेल देम लेटर। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें बाय करना है, सेल करना है, ताकि तुम फिर खाली हो जाओ, ठीक है। बाय करना है, सेल करना है एक स्टॉक को। तुको देखो, तुमने डे 1 पे एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक 1 को बाय किया, ठीक है। तुमने डे 3 को उसी स्टॉक को सेल कर दिया, ठीक है। अभी करंट स्टेट क्या है तब तुम्हारी, तुम्हारे पास कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। अब फिर तुम डे 4 पे कुछ बाय करते हो, ठीक है, कुछ बाय करते हो, स्टॉक 2 बाय करते हो, और फिर तुम डे 5 पे जाकर के स्टॉक 2 को सेल कर देते हो, ठीक है। तो मींस ये स्टेट आनी चाहिए, किसी भी केस में स्टेट आनी चाहिए। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि डे 1 को खरीदा और डे 3 को फिर खरीदा, बाद में जाकर के बेचेंगे, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला बात भी क्लियर है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि तुम्हें जो है 2 ट्रांजेक्शन्स में करके देना है, 2 ट्रांजेक्शन्स में करके देना है, ठीक है। अब देखो इसमें, अभी जब क्वेश्चन और कोड दिखाऊंगा, अब मीन्स जो सॉल्यूशन है और कोड जब इसका मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर हमें मैथ्स आ रही होती है तो हमारा कितना फायदा होता है, ठीक है। इसीलिए हमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह करने के लिए बार बार कहा जाता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा तुम्हें क्या कर, इस प्रॉब्लम के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो कैसे इन लोगों ने वो कर रखा है। पहले एक चीज बताता हूँ, तुम अगर जाओगे लीड कोड सॉल्यूशंस के उसमें, मींस ये जो लीड कोड सॉल्यूशंस का सेक्शन होता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस का सेक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, तो यहाँ जब तुम जाओगे तो वहां तुम्हें सॉल्यूशंस कैसे कैसे मिलेंगे मैं तुम्हें ये बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये डीपी का क्वेश्चन है, तो डीपी को कैसे लोग अप्रोच करते हैं, रिकर्सन, मेमोराइजेशन, ठीक है, फिर टेबुलेशन, और उसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। स्टाइबर भैया का भी डीपी सीरीज में इसी तरीके से उन्होंने बता रखा है, ये मतलब 4 स्टेप होता है, ठीक है। रिकर्सिव रिलेशन, मतलब रिकर्सन से चलो, फिर मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये डीपी का बेसिकली फंडा है, यहाँ सब कुछ ये डीपी का फंडा है, ठीक। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्स अभी लॉजिक पे आएंगे, भी पता चलेगा तुम्हें कैसे करना है, अभी बताता हूँ। पहले मैं बेस से लेके चल रहा हूँ, तुम्हें पता चलना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये लोग जब बेटर पे चलते जाते हैं ना एक्सपोनेंशियल से, जबकि रिकर्सन के केस में होगा एक्सपोनेंशियल से, ये थोड़ा बेटर करते हैं, बेटर करते हैं, बेटर करते हैं। तो ये फाइनल आकर के ना, जो ये कह रहे हैं ना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो
ये लोग जब डीपी यूज करते हैं तो 3D डीपी यूज करते हैं, बहुत जगह पे मैंने देखा 3D डीपी यूज करते हैं, वो 3D डीपी यूज करते हैं। तो होता क्या है कि इनका जो बहुत अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आ रहा है ना कहीं पे, तो ऐसा आ रहा है कुछ, ऐसा करके कुछ, ठीक है। या फिर और कह लो तो तुम अगर जनरलाइज करके कहना चाहो तो ये बना पा रहे हैं ये, ठीक है। और इसी को जब ये स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कर दे रहे हैं तो ये लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये सबसे ऑप्टिमल और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इनका। लेकिन मैंने कई लोगों को एक और चीज करते देखा, वो लोग जबकि डीपी के वेक्टर वगैरह यूज कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इसको ऑर्डर ऑफ वन लिख दिया है। वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, वो तब ऑर्डर ऑफ एन ही रह जाएगा उस केस में, ठीक है। हमको कौन सा सॉल्यूशन, मैं आपको कौन सा सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं आपको इतने लफड़े में नहीं फंसाऊंगा। ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक यूज करेंगे, सिंपल लॉजिक यूज करेंगे और इंटरव्यूअर को भी खुश करेंगे, और ये वाला सॉल्यूशन हम डायरेक्ट देंगे उनको, ठीक है। मीन्स मेरे, तुम ये कहोगे कि इंट्यूशन में मेरे यही दिमाग में आ रहा है, डायरेक्टली यही आ रहा है और यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आप कहोगे कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है दिमाग में, ठीक है, अभी पता चलेगा। तो पहले मैं टेस्ट केस लिखता हूँ, 33500, ठीक है, 314। देखो क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, वो पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम दो ट्रांजेक्शन्स करो और मैक्स प्रॉफिट लाके दो, ठीक है। अब देखो करना क्या है क्वेश्चन में और क्यों करना है, कैसे होगा ये सब चीज। दो ट्रांजेक्शन्स वाला जो है ना, एक प्रॉब्लम होता था जब हम छोटे थे, उस टाइम पढ़ते थे 8th 9th क्लास वगैरह में, ठीक है। वहां क्या हमसे कहा जाता था, सेम चीज कहा जाता था। एक ए पर्सन है, उसने X रुपीज का हॉर्स बाय किया, ठीक है। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, Y रुपीज का हॉर्स, उसी हॉर्स को सेल किया। समझ रहे हो मेरी बात को। अब एक बी बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने ना Y रुपीज का हॉर्स को बाय किया है, ठीक है। इस टाइप का कुछ कुछ दिया रहता था, एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं पता मुझे, याद नहीं है वो, पर इस तरीके का कुछ कुछ दिया होता था, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से समझाता हूँ ना, ऐसी चीजें तुम्हें मतलब देखने को नहीं मिलेंगी सॉल्यूशन सेक्शन में, जो मैं तुम्हें बता के, जहां पर मैं ला करके समझाता हूँ क्वेश्चंस को। तुम जाके देखना रोटेट एरे वाला वीडियो, ठीक है, रोटेट एरे वाले वीडियो, वहां पे क्या है, तुम्हें रोटेट करना बता सकते हैं लोग कि एरे को ऐसे रोटेट करो, वैसे रोटेट करो, के लगाओ, ये लगाओ, क्यों लगाओ, क्या फंडा है उसके पीछे, और एक ट्रिक भी बताई है मैंने। वैसी चीजें ये ना खुद के एक्सपीरियंस से आती है, बहुत ज्यादा जब करते हैं कोडिंग तो खुद ब खुद वो डेवलप होता है, तो वो चीजें मैं तुम्हें ला करके बताता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मुझे ही पता है ऐसी चीजें, मुझसे भी बेटर बेटर कर करके कई लोग हैं जो बताते हैं, उनका एक अलग सोचने का नजरिया होता है। तो वो जो अलग वाली बात है ना, वही मैं तुम्हें बताता हूँ ला ला के। तो तुम एक बार को देखना उन वीडियोस को, इसीलिए कह रहा था प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, तुम्हें लगेगा कि सच में मतलब कुछ है जो हम देख नहीं पाते डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। अब देखो मैं कैसे रिलेट करूंगा इस 8th क्लास में पढ़े हुए प्रॉब्लम को अभी के प्रॉब्लम से, ठीक है। अब देखो X रुपीज का हॉर्स बाय किया, तो ये क्या हुआ, ये सीपी हुआ, ठीक है, इसके लिए सीपीए। और Y रुपीज का हॉर्स सेल किया, तो ये क्या हुआ, एसपी हुआ, ए के लिए, ठीक है। Y रुपीज का इसने हॉर्स को बाय किया, जो इसने हॉर्स बेचा ना, ए ने जो हॉर्स बेचा है यहाँ पे Y रुपीज का, इसने Y रुपीज का बाय किया है, तो इसके लिए सीपी हुआ। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को ही क्या कहते हैं, खरीदते हैं जब है, तो वो जो पैसा होता है जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, हमें कितना कॉस्ट लगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी, कि हमने कितने पे सेल किया, ठीक है, तो वो एसपी होता है। अब देखो तो ये इसके लिए क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। और फिर इसने क्या किया ना, इसने
Z रुपीस का हॉर्स को, उसी हॉर्स को सेल कर दिया, तो इसके लिए अब क्या हुआ, SP B हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अब देखो, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, ये वही सेम चीज इस क्वेश्चन में कर रखा है इन्होंने। देखने का एक नजरिया चाहिए और समझ होनी चाहिए और थोड़ा पता होना चाहिए पीछे का नॉलेज। और देखो इन क्वेश्चंस को ना इसलिए भी करवा रहा हूं मैं, अगर इस क्वेश्चंस को पहले से नहीं कर रखा है तो, और तुम्हें मतलब अच्छी नॉलेज नहीं है डीएसए की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम अप्रोच भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ये एक टाइप के ऐसा कह सकते हो फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स है, ये तुम्हें आने चाहिए। टीपी जिसको आता होगा वो कर पाएगा, टीपी जिसको नहीं आता है वो कैसे करेगा? तो उसके लिए भी मैं ये सॉल्यूशंस करा रहा हूँ कि ताकि वो जब इंटरव्यूअर को बताए तो क्लियर करके समझा सके कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में मैं एक चीज हमें पता होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब SP ज्यादा हो और CP कम हो, यही तो होता है। SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब देखो, अब यहां आओ, CP, ठीक है, इस बंदे ने X रुपीस का बेचा, X रुपी मीन्स खरीदा, ठीक है। CPA है, CPA है X, SPA है Y, और CPB है Y, और SPB है Z। ठीक है, ये है, ये समझ में आ रहा है? अब देखो मैं कह रहा हूं कि इसने X का खरीदा, Y का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, उस क्वेश्चन को भूल जाओ अभी, अभी ये देखो, सिर्फ जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ ये देखो, X का खरीदा, Y का बेचा, तो कितना हुआ प्रॉफिट, Y माइनस एक्स, Y माइनस एक्स, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसने Y का खरीदा और Z का बेचा, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट हुआ, Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। ठीक है, अगर और तो मैं इसलिए प्रॉफिट कह रहा हूँ, इस दोनों में ना ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। ठीक है, ये एज्यूम करा है हमने, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, जो ये प्रॉफिट आएगा हमारे पास, जो ये प्रॉफिट आएगा हमारे पास, पहले ना कुछ रुपीज नहीं थे, 0 रुपीज था मेरे पास। ठीक है, मैंने मैंने क्या किया, कुछ रुपीज जो है ना, मैंने, मेरे को कुछ लिस्ट कुछ प्राइजेस दे रखे थे कि मुझे बोला कुछ चूज करो तुम। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे दिए हुए थे, उनमें से बोला चूज करो तुम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस, जो ये ए है, ए बंदा जो है, ये हॉर्स को क्या करना, जब हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मेंटलिटी क्या रहती है कि हम कम से कम प्राइस पे खरीदें, कम से कम प्राइस पे खरीदें। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, अब हमें एक ऑफर किया गया, ऑफर किया गया, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम ना, तुम एक काम कर सकते हो कि तुम अगर लो प्राइस पे, लो से लो प्राइस पे खरीद सकते हो, ठीक है, लो से लो प्राइस पे खरीद सकते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी से उधार लेके या कुछ भी करके लो प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, ऐसा मान लो, अभी के लिए, अभी के लिए मान लो सिर्फ, मैं लो से लो प्राइस चाहूंगा, तो मैं क्या चाहूंगा, एक्स कम से कम हो, कम से कम एक्स हो, और वाई के लिए क्या चाहूंगा, वाई ज्यादा से ज्यादा हो, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये बात तो है। तो मेरे पास कुछ लिस्ट दे रखे हैं रुपीज के, ये कुछ भी दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि इंटायर में जितने प्राइजेस हैं, जितने भी प्राइजेस आगे आएंगे मेरे पास, ठीक है, वो जो, उसमें वो मिनिमम है या नहीं है, मैं मिनिमम पे किसी चीज को बाय करूंगा। मैं हॉर्स को कब बाय करूंगा, मिनिमम पे, क्योंकि मिनिमम पे बाय करने से क्या होगा, अगर मैं किसी से कर्ज भी लेता हूँ या कहीं से भी मैं अरेंज करता हूँ मनी को, तो मेरे लिए इजी पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा ज्यादा कर लूंगा तो मुझे लॉस है, सीधा बात है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा मैनेज। तो मैं क्या करूंगा, लो से लो को लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो होगा, उससे फायदा क्या होगा, जब हम लो से लो को लेते हैं ना, तो सीपी हमारा कम हो गया, ठीक है, अब मैं उसको ज्यादा से ज्यादा पे बेचने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली दो काम मैं कर रहा हूं, दो काम कर रहा हूं फर्स्ट स्टेज पे, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे मुझे दो काम करना है कि सीपी को कम से कम करना है, कम से कम करना है,
और एसपी को ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अब देखो, अब जब इसकी बारी आएगी ना सेकंड बी वाले बंदे के लिए, यही काम सेम चीज बी वाला बंदा भी करेगा। वो क्या चाहेगा कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कम से कम हो, कम से कम, ठीक है। तो कम से कम करने के लिए उसके पास भी वही सेम चॉइस है कि ये जो प्राइजेस के कुछ कुछ लिस्ट दे रखा है, कुछ कुछ लिस्ट दे रखा है प्राइजेस का, उसमें से वो क्या करे, लो से लो प्राइस को चूज करे, लो से लो प्राइजेस को चूज करे, ठीक है। पर तुम एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो कि अब इस बी के लिए ऐसा तो नहीं है, इसके केस में तो हमारे पास हम एकदम स्क्रैच से चल रहे थे, ठीक है। तो हमें लो से लो प्राइस को चूज करना था और हमें उस पैसे को कहीं से अरेंज करना था। हमें नहीं पता हमें कर्ज लेना था या जो भी कुछ करना था, हमें अरेंज करना था। पर क्या इस बी बंदे के लिए भी ऐसा ही कैसे, क्या नहीं, ऐसा केस नहीं है इसके पास। इसके लिए सीपी दो तरीके से डिटरमाइन होगा इस बंदे के लिए, इस बी के लिए। पूछोगे कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे डिटरमाइन होगा। देखो, एक तो यह है सिंपल कि ये लो से लो इसमें से चूज करे, लो से लो इसमें से चूज करे, ठीक है। और दूसरा क्या है इसके लिए, दूसरा क्या है, दूसरा इसके लिए ये है कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, इन प्राइजेस से जब इसको ये माइनस करेगा, माइनस करेगा, तो ये चेक कर पाएगा कि कौन सा सीपी बेहतर होगा। देखो मैथ्स है, मैथ्स है, समझो बात को, बात को समझो। ये सारे सेल, ये सारे कुछ प्राइजेस दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। प्राइजेस कुछ कुछ दे रखा है तुम्हें, ठीक है। P1, P2, P3, P4, कुछ कुछ प्राइजेस दे रखा है। सीपी भी है, एसपी भी है, ठीक है, और प्रॉफिट भी है। तो ये फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। जब बी वाले की बात आती है, बी वाले की बात आएगी, तो बी वाला कैसे चूज करेगा कि कौन सा सीपी मैं लूं, मींस कौन से प्राइस पे खरीदूं, कौन से प्राइस पे खरीदूं। एक तो जनरल जो हम लोगों ने एक एक केस में किया था, ठीक है। सारे प्राइजेस को देखते जाओ, सारे प्राइजेस को देखते जाओ और बता दो कि कौन सा मिनिमम है, वही हमारा सीपी हम लेकर के चल रहे हैं भाई, वही हमारा सीपी लेकर के चलेंगे, ठीक है। बी वाला क्या कहेगा, बी वाला कहेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इससे इससे ले लूं, ठीक है। कि मीन्स जैसे हमने ए के लिए किया था तो हम मिनिमम पूरे में फाइंड कर लूं, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, इस वाले सीपी के लिए ना, इस वाले सीपी के लिए एक और तरीके से सीपी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो इन ये जितने प्राइजेस दे रखे हैं ना, ये जितने प्राइजेस दे रखे हैं, इनको तुम एसपी कंसिडर करो, एसपी कंसिडर करो। क्यों एसपी कंसिडर करो, क्योंकि ये ए वाला का एसपी भी है। मींस मतलब देखो, इस तरीके से समझो, जब एसपी यहाँ पर हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, हमारे हमारे पास ये पैसा आ चुका है, हमारे पास ये पैसा आ चुका है। अब जो ये पैसा है ना, ये भी तो हमारे, मींस पहले तो स्क्रैच में हमारे पास कुछ नहीं था, अब भी हमारे पास ये प्रॉफिट वाला पैसा भी है, प्रॉफिट वाला पैसा भी है। तो जब मैथ्स की बात आएगी तो मैथ्स में ये प्रॉफिट वाला पैसा भी हमें कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करने में योगदान करेगा, समझ रहे हो। मींस ये प्रॉफिट भी अपना रोल प्ले करेगा। ये प्रॉफिट कैसे रोल प्ले करेगा, ये प्रॉफिट चेक करेगा इस प्राइजेस से माइनस होकर के, इन प्राइजेस को सेलिंग प्राइजेस मान लो अभी के लिए, ठीक है। मतलब इन दोनों के रिलेशन से भी एक सीपी जनरेट होगा, ठीक है। क्यों, कैसे जनरेट होगा, अब देखो तुम, मैं क्यों कह रहा हूं सेलिंग प्राइसेस क्यों मानने के लिए कह रहा हूं। सेलिंग प्राइसेस इसलिए मानने के लिए कह रहा हूं, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू सीपी, ठीक है। तो यहां से भी एक सीपी बन के आ रहा है। मींस इस प्रॉफिट के होने के कारण, इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इस प्रॉफिट के होने के कारण, भले ये ए को हुआ है, भले ये ए को हुआ है, पर ये बी पे इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। बी पे इंपैक्ट डाल रहा है। कैसे इंपैक्ट डाल रहा है बी पर, बी पर वैसे इंपैक्ट डाल रहा है। देखो, जब हम क्वेश्चन अपना करेंगे ना, ये ए बी वाला फंडा नहीं आएगा, तो वहां पे एक बार में समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। यहाँ पे मुझे ए बी करके समझाना पड़ रहा है, तुम्हें बेसिक पे लाके समझाना पड़ रहा है। वहां ए बी वाला बात नहीं है, वहां पे कॉन्सिक्यूटिव है, दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई है। पर यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे मैं तुम्हें पार्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ।
अरे भाई जो इसका प्रॉफिट होगा ए बंदे का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई माइनस एक्स पे, वाई माइनस एक्स पे। और इसका सीपी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी का, वाई पे, वाई पे। तो मींस कहीं ना कहीं जो इसका ए बंदे का जो प्रॉफिट है वो इसके सीपी से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो? ये किस हिसाब का प्रॉफिट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि ये किस हिसाब का खरीद रहा है। समझ रहे हो? ये जिस हिसाब का खरीदेगा बी वाला बंदा वैसा ही प्रॉफिट ए को होगा। वाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट ए को होगा, और सीपी का प्राइस उतना ज्यादा, सीपी का प्राइस बी के लिए उतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए सीपी का कंट्रीब्यूशन जब चेक करेगा ना बी कि मुझे कौन सा सीपी लेना है, मुझे कौन सा सीपी लेना है, तो वो क्या करेगा, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। वहां एसपी कौन हो रहे होंगे, ये जो प्राइजेस की लिस्ट हमें दे रखा है। ठीक है? देखो प्राइजेस तो यही दे रखा है, पर इसमें से हम डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं बी के लिए, ए के लिए ले लिया था, ए के लिए ले लिया था क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं थी। पर यहाँ पे ना, यहाँ पे इस फॉर्मूले का भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस फॉर्मूले का भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इसका सेलिंग प्राइस हुआ ए का उतना ज्यादा उसको तो प्रॉफिट होगा, मेरा सीपी खराब होगा, मेरा सीपी खराब होगा। ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने मन में, मैं चालाक व्यापारी हूं ना, तो मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा एसपी माइनस प्रॉफिट कर करके कि ये एसपी माइनस प्राइजेस कर करके, मीन्स जो एसपी हमारा प्राइजेस ही है, प्राइजेस माइनस प्रॉफिट कर करके मैं हमेशा बार बार चेक कर लूंगा कि इस बंदे को के प्रॉफिट से, उस बंदे को जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, ये जितना प्रॉफिट हो रहा है उस बंदे के प्रॉफिट से मैं ये चेक कर लूंगा कि मेरे सीपी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। देखो वो बंदा मुझे क्या दिखाएगा, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दिखाएगा। ठीक है? ए वाला जो बंदा है वो मुझे क्या दिखा रहा है, सिर्फ सेलिंग प्राइस दिखा रहा है। वो मुझे ये नहीं वो मुझे, देखो वो तुम सीधा देखते हो ना, तुम ऐसे देखते हो इतना का बेच रहा है वो बंदा तो इतना का मैं खरीद रहा हूँ, इतना मेरा हुआ, मतलब वाई का बेचा तो वाई का खरीदा मैंने। ठीक है? ये बात तो क्लियर है। पर मैं कह रहा हूँ वो बंदा, मैं थोड़ा चालाक व्यापारी हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये तो ठीक है उसने वाई का मेरे को बेच रहा है वो, पर एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कोई किसी बिजनेसमैन कभी कोई किसी का थोड़ी चाहते हैं कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा, मुझे दो काम करना है, मुझे उसके प्रॉफिट को कम करना है और अपने सीपी को बचाना है। क्योंकि उसका प्रॉफिट जितना कम होगा उतना मेरे लिए फायदेमंद है, मेरा सीपी उतना लो होगा। मुझे सीपी को लो करना है। मैं जितना कम से कम पे खरीद पाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस दोनों की मदद से, ये जो एसपी और प्रॉफिट की मदद से मैं चेक कर लूंगा कि मेरा सीपी सबसे लो कब आ रहा है, कब आ रहा है। वो जो लो सीपी आएगा, वो जो लो सीपी आएगा वो हमारा सीपी बी होगा, वो सीपी बी होगा। समझ रहे हो? ठीक है? फिर वापस से हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो सी एसपीए के लिए किया था एसपीबी के लिए करेंगे, कि मीन्स मैक्स टू मैक्सिमम सेलिंग प्राइजेस पे जाके बेचेंगे हम उसको। ठीक है? तो जो प्रॉफिट होगा, तो होगा क्या, जो फाइनल जो एसपीबी आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। पूछोगे कैसे आंसर होगा, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ना कि जितना दोनों ट्रांजेक्शन के बाद मिलकर के जो फाइनल प्रॉफिट आए ना वो बताना। मैंने कहा था ना वहां पे जुड़ जाएगा ये ए बी मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए कहा है, तुम उसको रिलेट कर पाओ चीजों को। वहां पे एक ही है, सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। उसे क्या करना है, आप क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस डालते हैं। उसे क्या करना है, कुछ कुछ जो प्राइजेस 1, प्राइजेस 2, प्राइजेस 3, प्राइजेस 4 कुछ कुछ भी दे रखा है, उसे क्या करना है, दो ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ठीक है? एक ट्रांजेक्शन यहाँ किया, फिर एक ट्रांजेक्शन यहाँ किया, और दोनों को सम करके जो प्रॉफिट उसको टोटल मिला उसको उसका आंसर होगा। ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ CP1, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट 1। ठीक है? अब बोलोगे प्रॉफिट 1 कैसे, अरे मतलब इसका जो प्रॉफिट है यही तो इसके लिए, ये सेकंड बी वाला याद करो मैंने क्या कहा। यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ना, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट ही डिटरमाइन करेगा कि इसका सीपी कैसा आ रहा है, CP2 जो CP2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है? और वो CP2 क्या काम करेगा, प्रॉफिट 2 ला करके देगा,
तो अगर तुम ठीक तरीके से देख पाओ तो एक ही बंदा है ए, उसने ऐसा CP1 किया, ठीक है, CP1 मतलब खरीदा इस स्टॉक को इतने प्राइजेस पे, ठीक है, इस प्राइजेस पे जाके बेचा, उसको हुआ इतने का प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट। अब वो चेक करके जब वो खरीद रहा है तो वो लो प्राइसेस पे चेक कर रहा है, किसकी मदद से वो CP2 को डिटरमाइन कर पा रहा है, इस प्रॉफिट की मदद से डिटरमाइन कर पा रहा है, लो से लो CP, ठीक है। और उस लो से लो CP वाले को फिर जब वो यहाँ पर जाके बेचता है, ठीक है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, इस प्राइस पे जाके बेचता है, तो फिर क्या होता है उसके साथ, उसको फिर एक प्रॉफिट होता है। तो टोटली से ये बंदे को कितना प्रॉफिट हुआ, ये वाला प्रॉफिट हुआ। तुम कहोगे इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, अरे अरे ये ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, देखो बता रहा हूँ, वहां क्वेश्चन में दिखा रखा है ना, इस प्रॉफिट को वो अलग अलग तोड़ करके दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट इसने इंटरनली जुड़ करके इस CP को डिटरमाइन करने में मदद किया है। और एक और बात वहां पे लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली एक को होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके कहने का वही मतलब है। तो ये यहाँ बिक गया, इसकी बात खत्म हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके प्रॉफिट को लेकिन मैंने यूज कर लिया इसके CP के डिटर्मिनेशन में, CP2 के डिटर्मिनेशन में उसको यूज कर लिया है मैंने, ठीक है। तो अब वो जो CP2 का डिटर्मिनेशन से जो फाइनल प्रॉफिट बन के आएगा ना, इस प्रॉफिट ने क्या किया, CP2 का डिटर्मिनेशन किया, मतलब सेकेंड वाले प्राइस को मैं कितने कम में लूं, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन कितने कम से करूं, ठीक है, इस प्रॉफिट ने डिटरमाइन कर दिया। अब उस प्रॉफिट का काम वहां खत्म हो गया, उसका काम उतना ही था, वो मीडिएट कर रहा था। और उसके बाद जो फाइनल जो अल्टीमेट मैक्स प्रॉफिट मेरे पास लौट के आएगा, वो हमारा आंसर होगा। इस केस में इन्होंने लॉजिक ऐसे ही बिल्ड करके रखा है, ठीक है। अगर यही चीज तुम्हें अगर फिर से अगर नहीं समझ में आया, फिर से वापस से वीडियो देखना, तुम समझ जाओगे चीजों को, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पर अगर तुमने इसी को जाकर के डीपी के सॉल्यूशंस को देखा, अभी जाकर के तुम वो भी चेक कर लेना एक बार को जाकर डीपी के सॉल्यूशंस को, जब 3 स्टेट्स बनाएंगे वो लोग, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कितना ज्यादा, मतलब तुम्हें लगेगा कि प्रॉब्लम कितना हार्ड है, और इन्होंने इसीलिए इसको हार्ड का टैग भी दे रखा है, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा। तो अभी मैं अब दिखाता हूँ कोड, और तुम्हें पता लगेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। अभी जब कोड को समझाऊंगा तब समझा दूंगा बाकी की जो बातें हैं, और मतलब जो कुछ मतलब क्लियर ना हो पाया वो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये है हमारा कोड, ठीक है। पहला एक एक स्टेप बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। 6 लाइन पे देखो क्या लिखा है, इफ प्राइजेस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, मीन्स जो प्राइजेस एरे है उसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी एरे है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये मैंने एज केस लिख दिया है, नहीं के लिखने के बिना भी चल सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने n की वैल्यू पता नहीं कहाँ से दे रखी है, n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वैसा आएगा ही नहीं केस, फिर भी मैंने लिख दिया है वैसे ही, ठीक है। क्योंकि तुम क्या करते हो ना, कई जगह नहीं लिखते हो, तो ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो, इसलिए भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, देखो कोड कितना सिंपल तरीके से लिखा है, कितना छोटा कोड है, लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन का कोड है ये, देखो कितने इजी तरीके से लिखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, बाय प्राइस 1 CP1, ठीक है, तो उसको मैंने मैक्स वैल्यू दे रखा है। मैक्स वैल्यू क्यों दे रखा है भैया, मैक्स वैल्यू इसलिए दे रखा है, मुझे क्या करना है, CP1 को कम से कम करना है, ठीक है। जब भी हम मिनिमम निकालते हैं किसी भी चीज का, जब हमें कहा जाता है मिनिमम एलिमेंट निकाल के दिखाओ एरे में, तो हम क्या करते हैं, उसको लार्जेस्ट वैल्यू दे के रखते हैं, फिर कंपेयर कर करके उसको मिनिमम लेके आते हैं उससे, ये तो आता ही होगा। अब देखो, फिर प्रॉफिट 1 मैंने डिक्लेयर किया, इसको क्या किया, मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किया। अरे जब कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट को अभी निग्लेक्ट मान के चलो, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, नेगेटिव वैल्यू दे दी, मतलब माइनस इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने बाय प्राइस 2 और प्रॉफिट 2 के लिए किया, ठीक है। ये 4 क्यों बनाए भैया, बाय प्राइस 1 फिर प्रॉफिट 1 बाय प्राइस 2 प्रॉफिट 2, अभी समझाया ना कि CP1 उससे जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो जो प्रॉफिट आया वो क्या करेगा, वो CP2 को डिटरमाइन करने में मदद करेगा। वो CP2, ठीक है, वो CP2 क्या करेगा, बाकी के प्राइजेस जो दे रखे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा इन सारे प्राइजेस को सेल्स प्राइस की तरह तुम कंसिडर करो, ठीक है। ये प्रॉफिट अब इन सेल्स प्राइजेस के साथ मिल करके CP2 को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अब CP2 को बन गया, ठीक है। अब CP2 फिर क्या करेगा, उन प्राइजेस के SP से मिल करके नया प्रॉफिट बनाएगा,
मैक्सिमम सेल्स प्राइस को निकालेगा और उससे नया प्रॉफिट बनाएगा। जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट 2 होगा। इसीलिए जो फाइनल प्रॉफिट बन के निकल के आएगा हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट 1 ने क्या किया था, प्रॉफिट 1 का यही काम था, उस प्रॉफिट ने डिटरमाइन करने में CP2 को मदद किया, और उस CP2 ने जब फाइनल ट्रांजेक्शन किया ना, फाइनल ट्रांजेक्शन, तो जो प्रॉफिट अल्टीमेटली बन के आया वो प्रॉफिट 2 बन के आया, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो कोड को, तो ये चारों हो गया वेरिएबल। अब उसके बाद मैंने i = 0 से प्राइजेस डॉट लेंथ तक चलाया लूप। ठीक है, सिंपल लूप। अब बाय प्राइस 1 CP1 मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला ना, ये जो चारों वेरिएबल है ये क्या करेंगे, सिर्फ मैक्स और मिनिमम वैल्यू को निकालने में मदद करेंगे। CP कैसा होना चाहिए, CP1 बाय प्राइस 1 जो है वो CP1 है, वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो बाय प्राइस 1 हर प्राइजेस के लिए चेक करो, प्राइजेस आई अभी करंट इंडेक्स के लिए। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यहां से तुम रिलेट कर पाओगे ये कैडेंस से कैसे रिलेटेड है और थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें। कैडेंस एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, बेस्ट सो फार, अभी तक का बेस्ट, उस इंडेक्स तक का बेस्ट। मैंने जब कैडेंस एल्गोरिदम पढ़ाया तो उस टाइम एक और बात बोली थी कि जब हम देख रहे होते हैं कि उस करंट इंडेक्स तक की बात हो रही होती है या फिर मींस ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कैडेंस एल्गोरिदम खुद भी क्या है, एक एप्लीकेशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, हर इंडेक्स पे जाके क्या करना है, प्राइजेस आई पे आए, प्राइजेस 0 पे 3 पे, हम क्या कर रहे हैं वहां पे, हम वहां पे मिनिमम मिनिमम ले रहे हैं। कंपेयर क्यों, बैट डॉट मीन बाय प्राइस 1 क्यों लिख रखा है भैया, वो बाय प्राइस 1 कंपेयर कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू से, जो मींस ऐसी कर करके हम मिनिमम लेते जा रहे हैं प्राइजेस का। प्राइजेस मिनिमम आया CP1, अभी तक के लिए इस इंडेक्स तक के लिए मिनिमम प्राइस हमने निकाल लिया CP1। इस इंडेक्स तक के लिए जो मिनिमम CP1 हो सकता है वो ये हो सकता है, हमें मिल गया कुछ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हम कर रहे हैं प्रॉफिट, हमें क्या करना है, मैक्स करना है। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, एक प्राइजेस आई माइनस बाई प्राइस 1 लिख रखा है, ये क्या लिख दिया है भाई आप, भैया आपने, तो मैंने बस ये लिखा है SP माइनस CP। तुम ठीक से देखो उसको, मैंने क्या कहा, ये जो प्राइजेस आई है ना, ये तुम्हें सेल ही तो करना है, किसी दिन जा करके सेल करना है तुम्हें। ठीक है, तो जब हमने बाय कर लिया एक बार, तो अब हमारे पास क्या बचता है, जब हमने बाय कर लिया एक बार, स्टॉक को बाय कर लिया इन प्राइजेस में से, मान लो मैंने फर्स्ट डे पे बाय कर लिया, तो अब जो भी कुछ बचा हुआ है, खुद भी उस दिन भी मिला करके जो, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो आप किस तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझो, इसलिए भी मैं एसपी मान रहा हूं उसको। ठीक है, तो अब प्राइजेस आई माइनस CP करता जाऊंगा, प्राइजेस आई मतलब SP माइनस CP करता जाऊंगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, हर बार कुछ प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट का जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैं बना सकता हूं उस CP1, उस इंडेक्स तक के CP से, वो मैं चेक करता जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में देखो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज है, जो ये बाय प्राइस 2 है, ये जो बाय प्राइस 2 है, ये बाय प्राइस 2 मिनिमम तो निकाल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें तो समझ में आ रही होंगी। ये क्या लिख दिया भैया आपने, प्राइजेस आई माइनस प्रॉफिट 1। तो मैंने क्या कहा था, प्राइजेस आई क्या है, प्राइजेस आई क्या है, SP है, SP माइनस प्रॉफिट। SP माइनस प्रॉफिट करने से क्या हो रहा है, ये वाला जो प्रॉफिट 1 है ना, ये वाला जो प्रॉफिट 1 है, ये डिटरमाइन कर दे रहा है किसकी वैल्यू, बाय प्राइस 2 की वैल्यू, CP2 की वैल्यू। ये प्रॉफिट क्या कर रहा है, CP2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है। अभी देखा था ना हमने बी के केस में, कि जितना प्रॉफिट कम, जितना प्रॉफिट कम उतना अच्छा हमारा बाय प्राइस, मींस CP2 उतना कम, प्रॉफिट जितना मैं ए को कम कराऊंगा, बी का CP भी उतना कम रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम निकाल रहा हूँ सेकंड ट्रांजेक्शन के CP के लिए, मतलब CP2 को मिनिमाइज कर रहा हूँ। और जो फोर्थ स्टेप है प्रॉफिट 2, वो सेम है। प्रॉफिट 2 तो वो वेरिएबल है जो कि फाइनली मतलब मैक्स वैल्यू को होल्ड करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को तो मैक्स करना है। और प्राइजेस आई माइनस बाई प्राइस 2 क्यों लिख रखा है भैया, तो वो तो सिंपल है, SP माइनस CP, SP माइनस CP, कुछ नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल। मैं एक चीज यहाँ पर करके ऐसे लिख देता हूँ तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है CP1। ठीक है, ठीक है, ये CP1 है, मीन्स ये जो बाय प्राइस 1 तुम्हें दिख रहा है CP1। ठीक है,
प्रॉफिट 1 लिखा ही हुआ है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है तुम्हारा CP2। समझ रहे हो बात को। और प्राइजेज आई क्या है, दोनों ही जगह प्राइजेज आई जो दिख रहा है वो दोनों ही जगह क्या है, एसपी है, एसपी है। क्योंकि जब बाय प्राइस डिसाइड हो गया दोनों ही केस में, तो अब जो बाकी जो अब जो हम डील करेंगे प्राइजेस के साथ, जब हम एक बार स्टॉक खरीद लेते हैं, पिछले दोनों प्रॉब्लम में भी देखा था ना, जब एक स्टॉक खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसी एरे में से तो निकालते हैं ना सेलिंग प्राइस। वही एलिमेंट्स अब किस तरीके से ट्रीट होने लग गए, सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट होने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो देखो एक ही फॉर लूप चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, और कोई भी मैं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ 1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया, ये सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, ये एसपीसीपी करके कोई नहीं समझाएगा, लेकिन ऐसे ही समझोगे एसपीसीपी से और मैथमेटिकल टर्म्स में समझा दोगे इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर को काफी अच्छा लगेगा और तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ कोड को। हो सकता है लेंथी हो गया हो वीडियो, पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो, यही मोटिव रहता है मेरा। ठीक है, देखो तीनों टेस्ट केस पास हो रहा है, सबमिट करते हैं कोड को। तो जज हो रहा है कोड, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो देखो कोड चल रहा है हमारा, ठीक है, 67.48% को बीट कर रहा है, तो ये ऑप्टिमल कोड है। ठीक है, उतना रिकर्सन मेमोराइजेशन उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे वो भी पता हो, तो तुम जाके सॉल्यूशंस में पढ़ सकते हो। ठीक है, पर मैं ये बता रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर तुम्हें नहीं आता है डीएसए ठीक से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है ये सॉल्यूशन को जानो। वैसे जनरली इंटरव्यू में हार्ड टेक के प्रॉब्लम्स पूछते नहीं है, पर फिर भी मैंने करा दिया ताकि मीन्स तुम्हें पता रहे कि अगर वन बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक 1 करा है, 2 किया है, तो फिर 3rd भी कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पीछे वाले से मिला करके मत देखना इसको, इसको डायरेक्टली देखो इस प्रॉब्लम को, इसकी यूनिकनेस है खुद में, तो ये एसपीसीपी की मदद से सॉल्व हो जा रहा है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें पिछले वाले से जोड़ करके इसको देखने के लिए नहीं कहा। वैसे हम उसके जोड़ करके भी ट्रांजेक्शन एटमोस्ट टू ट्रांजेक्शन एटमोस्ट की ट्रांजेक्शन्स करके वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशन है उसको भी मैं करवा सकता था यहाँ पे, पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तुम्हें कंफ्यूज कहीं भी नहीं करना चाहता, चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी तुम्हारे पास रहे। ठीक है, यही मोटिव है इस सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा मेरे सेशन, और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो लग बस बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, तुम्हें पक्का फ़ायदा होगा और तुम इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे। और एक काम और कर सकते हो कि अपने तक ही सिर्फ वीडियोस को मत रखो, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा कराओ, उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा हो सके। और बस मस्ती करो, कोडिंग करो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।